हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ज्ञान की जो है महा मैराथन क्लास होगी। यहाँ पे ऐसे कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ मैं जो आपसे प्रीवियस पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो आपके आने वाले एग्जाम में संभावना है जिनके आने की, एक तरह से आप मॉडल पेपर समझ सकते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कितने प्रश्न आप यहाँ पे सही कर पाते हैं और आपकी तैयारी जो है वो कितने प्रतिशत जो है वो हो चुकी है। इन प्रश्नों के उत्तर के साथ देखते जाइएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही साथ सी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए आपके लिए ये मॉडल पेपर का काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग जो की है, स्टार्टिंग में आपको एक से दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा इजी हैं, फिर इजी टू मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? रूस के, इंग्लैंड के, स्विट्जरलैंड के या फिर अमेरिका के? दोस्तों, इसी के साथ अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो यूनिवर्सल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। लगातार यूपी टेट और सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट्स हम करा रहे हैं। करेंट अफेयर, जीके, साइंस प्लेलिस्ट आपको पूरी प्रॉपर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। बात करते हैं सही उत्तर की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 स्विट्जरलैंड, जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 चरण हैं: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इस प्रकार से 4 चरण हैं इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में इनमें से कौन सा नहीं आता है? आपके ऑप्शन है पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं 1, 2 और 3 ऑप्शन, ये तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, किंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की एक अवस्था है, जीन पियाजे के सिद्धांत की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ये इनका सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत तीनों सही हैं। आपसे क्योंकि पूछा था नहीं, देखिए नहीं को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा जब क्वेश्चन में आए, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जब नहीं आए तो हाईलाइट कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा कि ये इनके चरण में शामिल नहीं है। उसके अलावा कोहलबर्ग जो हैं वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं और इनका जो नियम है, इनकी जो नैतिकता इन्होंने दिया है, नैतिकता विकास का सिद्धांत, उसके तहत जो नैतिकता है, ये नैतिकता ये क्या है? तो नैतिकता एक वह नियम है जो समाज के नियमों के अनुसार होते हैं और इस तरीके से इन्होंने 3 अवस्थाएं और उसके अंतर्गत 6 चरण दिए हैं। प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण की बात इन्होंने की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक बिने, गार्डनर, गिलफोर्ड या फिर फिलिप बर्नन और बर्ट। आपको बताना है सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा फिलिप बर्नन और बर्ट जो हैं वो बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताऊँ, जो बुद्धि हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो, इसमें एक परिभाषा, 1 से 2 परिभाषा घुमा फिरा के ज़रूर पूछ लेते हैं कि किसने लिखी है। यूपी टेट में स्पेशली ज़्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं, लेकिन सी टेट में भी परिभाषाओं को थोड़ा सा बढ़ा के जो है आपसे पूछ सकते हैं कि किसने लिखी है। तो इसके लिए आपको कुछ जो बुद्धि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएँ हैं, वो पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बना रखा है उन्हीं इंपॉर्टेंट परिभाषाओं का, बुद्धि से रिलेटेड। आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा बाल मनोविज्ञान परिभाषाएं डालेंगे, आपको मिल जाएगा। वो परिभाषाएं जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उनको एक बार देख के जाइएगा। तो बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पे फिलिप बर्नन और बर्ट हैं। इसके अलावा बात करें तो बुद्धि मूर्त और अमूर्त संप्रत्यय है। फ्रांसिस गाल्टन जो है उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको पता होगा। और बुद्धि क्या है? एक विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें कि बुद्धि का एक खंड सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि का जो एक खंड सिद्धांत है वो एल्फ्रेड बिने ने दिया था। अगर आपसे द्वितत्व पूछेगा तो द्वितत्व और
त्रितत्व, बुद्धि का द्विकारकीय और बुद्धि का त्रिकारकीय दोनों सिद्धांत जो हैं बुद्धि के वो स्पीयरमैन द्वारा दिए गए हैं। और यदि आपसे पूछ ले बहुकारकीय बुद्धि, जिसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, तो वो जो है आपका थॉर्नडाइक का हो जाएगा बहुकारकीय बुद्धि का सिद्धांत। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गैने के सिद्धांत का सर्वोच्च स्तर क्या है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो गैने का सिद्धांत है उसका सर्वोच्च स्तर क्या है, संप्रत्यय या फिर अनुक्रिया उद्दीपक, संकेत अधिगम स्तर और समस्या समाधान। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बात करेंगे गैने के सिद्धांत की तो इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एम गैने और अष्टपदीय सोपानिकी का सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत को। क्यों कहते हैं अष्टपदीय सोपानिकीय? अष्टपदीय सोपानिकी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका सिद्धांत है उसमें जो स्तर हैं वो 8 हैं और इस तरह से त्रिभुज मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से 8 स्तर हैं। जो नीचे के आपको 3 स्तर दिखेंगे उसमें मानव और पशु दोनों का व्यवहार एक जैसा बताया है रॉबर्ट एम गैने ने, और जो ऊपर के 4 से 8 स्तर हैं उसमें जो बताया है इन्होंने वो मानव को श्रेष्ठ बताया है। मानव जो है वो उसका संज्ञानवादी जो है होता है, ये ऊपर के 4 स्तरों में बताया है इन्होंने। इसके अलावा बात करें सर्वोच्च स्तर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो सबसे ऊपर का स्तर है 8वें नंबर का, वो है इनका समस्या समाधान का स्तर। और वहीं अगर आपसे सबसे निम्न स्तर पूछ लिया जाए यानी सबसे निचले पे कौन सा है, तो सबसे निचले पे संकेत अधिगम स्तर जो है वो सबसे निम्न और सबसे निचला स्तर है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीववाद और अहम केंद्रित जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था की विशेषता है। यानी जीववाद, एनिमिज्म और अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिसिज्म। जीववाद और अहम केंद्रित बात करें तो किसकी जो है जीन पियाजे की किस अवस्था की ये विशेषता है। यहाँ पे ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर संवेदीगामक, जिसे सेंसरी मोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें बच्चे में ये विशेषता देखने को मिलती है, जीववाद और अहम केंद्रित, यानी बच्चा अपने को ही अहम में रखकर सारी चीज़ों को करता है, अपने आप को सेंटर में रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। आपको बताना है नहीं है। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या फिर बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। आपको नहीं बताना है यहाँ पे, तो केवल जो लगा होता है इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत माने जाते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्मगतिक कौशल ऐसा कौशल है जिसमें जो है छोटी छोटी मसलों का कोऑर्डिनेशन जो होता है, छोटी छोटी जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है हमें, और लिखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो लिखना जो है वो सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमसे जुड़ जाइएगा डेली बढ़िया प्रैक्टिस सेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, या फिर उसे अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, उसकी पहले प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए उसके लिए, या फिर सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आपसे पूछा है क्या करना चाहिए, तो सहयोगी योजना विकसित करके बच्चे के जो अभिभावक हैं उसके साथ चर्चा करना ही यहाँ पे उचित होगा। ना ही उसे आप विशेष स्कूल में भेज सकते हैं, ना ही आप उसे दूर रखेंगे अन्य बच्चों से, और प्रवेश परीक्षा तो बिल्कुल ही वर्जित बताई गई है एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर सही है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक नहीं है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, बिल्कुल गलत, उपर्युक्त में से कोई नहीं गलत। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है कि सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना, संवेग में वृद्धि होना, या फिर आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर कि किसी आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होना ही वास्तव में विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी आपके किसी एक भाग का कौशल जो है वो दूसरे भाग में भी चला जाए, स्थानांतरण हो जाए उसका, तो ऐसे अंतरण को क्या कहते हैं। क्षैतिज, ऊर्ध्व, द्विपार्श्विक या तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अंतरण या स्थानांतरण होता क्या है, जब एक का लाभ या एक की जो सहायता है वो दूसरे में काम आ जाए, लाभ इसका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, एक का ज्ञान दूसरे में भी काम आ जाए, तो इस तरीके को हम स्थानांतरण कहते हैं। और यहाँ पे लेकिन आपसे मानव शरीर से एक भाग को दिए गए, यानी एक हाथ का जो काम है, एक हाथ कौशल वो दूसरे हाथ में भी आ जाए वही कौशल, तो ऐसे अंतरण को हम, ऐसे स्थानांतरण को हम द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। जब भी आपसे स्थायी परिवर्तन पूछे आपको टिक करना है क्या, देख लीजिए ऑप्शन, अभिप्रेरणा है, अधिगम है, अभिवृत्ति है या अभिक्षमता है। तो आपसे जब पूछे स्थायी परिवर्तन तो स्थायी परिवर्तन जो है वो हमेशा अधिगम यानी कि लर्निंग जो है होगी, लर्निंग जो है वो स्थायी परिवर्तन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अधिगम इसका सही उत्तर है। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए और इसी तरीके के प्रश्न जो है वो आपके सीटेट और यूपीटेट स्तर पे पूछे जाते हैं बाल मनोविज्ञान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ये एक कथन है कि एक विचार है, हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक अनुभव जो है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। हाइपो तो लसिक सिद्धांत है या जेम्स लेंग सिद्धांत है, संवरीयता या फिर अभिप्रेरण। सही उत्तर की बात करें तो जेम्स लेंग का ये सिद्धांत है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से बात करें तो ये जो परीक्षण होते हैं आपके टेस्ट, ये अक्सर पूछे जाते हैं। टेस्ट में आपका कौन कौन से टेस्ट हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, उसके अलावा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। ये जो टेस्ट हैं इनसे एक प्रश्न आपका सीटेट या यूपीटेट के स्तर पे अवश्य ही आता है। पूरी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए, वहाँ पे जाइए आपको सारे टेस्ट वहाँ से कवर हो जाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से वीडियो है, साथ ही साथ आपको क्विज़ भी वहाँ मिलेगा पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटेलिजेंट टेस्ट का, जहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिलेगी, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार जा करके। देखिए यहाँ पे है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या फिर नैतिकता। तो ये जो है व्यक्तित्व हमारी पर्सनैलिटी के लिए मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर जो उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव है वो क्या है। हमारी कोई ऐसी इच्छा या आवश्यकता जो पूरी ना हो या उसमें किसी तरह की ऑब्स्टिकल बार बार कोई रुकावट पड़े तो हमें अंदर से जो एक उत्पन्न सांवेगिक तनाव है वो क्या चीज़ है। वो कुंठा है, द्वंद्व है, चिंता है या तनाव है, क्या हो जाएगा वो। तो वो एक कुंठा पैदा हो जाती है मन में यदि हमारी कोई इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ती है। कुंठा जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पे अधिकारवादी होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव, अनुमोदक, सुविधादाता या फिर जांचकर्ता। कैसी होनी चाहिए एक शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार बात करें तो यहाँ पे सुविधादाता जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है वो एक शिक्षक को सुविधादाता बताया गया। और एनसीएफ 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 5 जो इसके 5 सिद्धांत हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं कि बच्चे को, जो बच्चे का ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की जो प्रणाली है उसको खत्म किया जाए, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित ना हो शिक्षा, और कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, लचीला बनाया जाए, और 5वां जो है वो राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। 2005 एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति जो है वो किस निबंध से हुई है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता व प्रगति से हुई है। अध्यक्ष जो थे वो यशपाल थे एनसीएफ 2005 के। और एनसीएफ जो है वो बच्चों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। नवीन सोच
तर्क क्षमता, चिंतन विकसित करना, ये सारे जो है एनसीएफ 2005 की विशेषताएं हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक संबंधित है हेड, हार्ट, हैंड या फिर होम से। आपको बताना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने डीएलएड स्तर पर पढ़ा होगा और ब्लूम टैक्सोनॉमी से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो संज्ञानात्मक है वो किस चीज़ से संबंधित है, हेड, हार्ट, हैंड या फिर होम। तो यहाँ पे आपका कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक का कॉग्निटिव, तो ये जो है आपका हेड से संबंधित है कॉग्निटिव। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा भावनात्मक इफेक्टिव, तो वो आपका भावनात्मक इफेक्टिव है जो वो हार्ट से संबंधित हो जाएगा। और अगर पूछें कोनेटिव, जिसको साइकोमोटर भी कहते हैं, तो वो आपका हैंड से संबंधित हो जाएगा। होम यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये 3 टर्म हैं जो पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संबंध है, तो वो आपका हेड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी वैज्ञानिक नहीं है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन नहीं है? ब्रूनर, पावलव, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो यहाँ पे आपका जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक नहीं है वो है जेरोम एस ब्रूनर, क्योंकि पावलव, थॉर्नडाइक और स्किनर, इसके अलावा आपके हल जो हैं CH हल, ये सभी व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है नहीं है, तो जेरोम ब्रूनर जो है वो नहीं है व्यवहारवादी वैज्ञानिक। तो कौन है जेरोम ब्रूनर? तो ये एक संज्ञानवादी, जिसे हम गेस्टॉल्टवादी भी कहते हैं, संज्ञानवादी जिसे हम गेस्टॉल्ट वादी भी कहते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि गेस्टॉल्टवादी का क्या अर्थ है, तो आपको ध्यान रखना है समग्रवाद या क्षेत्रवाद। गेस्टॉल्टवादी का अर्थ क्या है? समग्रवाद। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो जेरोम एस ब्रूनर है ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संज्ञानवादी हैं। इसके अलावा बात करेंगे अन्य संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों की, तो अन्य संज्ञानवादी की अगर हम बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे आपके? वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, पियाजे, ब्रूनर, टॉलमैन, गैने, बंडूरा, ये सारे नाम आप नोट कर सकते हैं। ये सब संज्ञानवादी हैं और व्यवहारवादी यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे हैं उनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके 4 चरणों में जो आपकी दूसरी स्टेज है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष की है, उसमें पूछा है कि उस टाइम पे बच्चे की क्या विशेषता होगी? विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या फिर विलंबित अनुकरण। सही उत्तर की अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका विचारों की अनुक्रमणीयता। इसका मतलब होता है नॉन रिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चा जो है वो अपने विचारों को पलट पाने की क्षमता नहीं रखता है, उसके पास ये क्षमता नहीं होती है कि वो अपने विचारों को पलट पाए। तो विचारों की अनुक्रमणीयता जो है वो इसका सही उत्तर हो। इसके अलावा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है आपका, ये ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो ये आपका जो है वो पहली स्टेज सेंसरी मोटर संवेदी गामक का जो है वो विशेषता हो जाएगी उस समय के बच्चे की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 विचारों की अनुक्रमणीयता जो है सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसी के साथ दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डेली प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। पूछ रहे हैं कि जेंडर क्या है, आपसे पूछा है जेंडर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूंगी मैं कि जेंडर क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे, ऑप्शन है कि एक आर्थिक अवधारणा है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है या फिर एक सामाजिक संरचना है। तो जो जेंडर है वो सोशियो कल्चरल, यानी कि एक सामाजिक संरचना है, सोशियो कल्चरल संरचना है। और इसी के साथ अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा सेक्स क्या है, तो ये आपका एक जैविक निर्धारक है, यानी बायोलॉजिकल टर्म है। सेक्स जो आपका रिलेटेड है वो बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका जेंडर रिलेटेड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा बनाया जाता है, ये है सामाजिक संरचना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही होगा कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन पसंद आए हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।